जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बिहार के शान प्रवीण सर का एडिटोरिया बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज लगाएंगे। इसमें देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बम फेंका था। ठीक है, उस समय सेंट्रल असेंबली का अध्यक्ष अगर कोई पूछ ले तो विट्ठल भाई पटेल थे। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी। तो पहली बात तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया था, लेकिन इसकी स्थापना में एमजी रनाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर भी शामिल थे, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो वो मुगल काल था, औरंगजेब के समय जो है औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई और जितने भी जो गवैया लोग थे उनको भी हटा दिया गया, जो कला से रिलेटेड थे उनको हटा दिया गया। तभी यहाँ पे जो है पटना कलम का उसके बाद क्षेत्रीय कला स्टार्ट होता है, औरंगजेब ही हटाता है, उसके बाद ही लोग इधर उधर चले जाते हैं और फिर यहाँ से क्षेत्रीय कला की शुरुआत होती है। जैसे कि हमारा पटना कलम हो गया, कांगड़ा कला हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है इन्हें यहीं से देन होता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये है बहादुर शाह जफर, उनके द्वारा बनवाया गया था। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो 1837 से 1857 तक था। अब चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के समय जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर आपका 1780 से 84 होता है और उस समय जनरल गवर्नर आपके वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही जो मैंगलोर की संधि होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये ढाका में की गई थी। किसने की थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। ठीक है, ढाका आपको पता है कि बांग्लादेश में है और उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। जब 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। अब नेक्स्ट है कि किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था। तो वो था आपका डिज़रायली। ठीक है, डिज़रायली ने कहा था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। और वहीं अगर हम बात करें कि बीटी सावरकर ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। टी.आर. होम्स की बात करें तो उन्होंने सभ्यता से बर्बरता का कहा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे, सही है। खासी के नेता तीरथ सिंह थे। नील विद्रोह में दिगंबर थे। ठीक है, वहीं ताना भगत में आपका जतरा भगत थे। और वही अली मुसलियार किसके थे? तो अली मुसलियार जो आपका है कि मोपला विद्रोह, ठीक है, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, उसके थे। अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ की खोज आपका 1974 में किसने की थी? तो जीन फ्रेंकोइस जारिगे। ठीक है, जीन फ्रेंकोइस जारिगे ने और कैथरीन जारिगे और फ्रेंकोइस जारिगे ने की थी। ठीक है, और इसमें घर कैसे मिले थे? तो वर्गाकार मिले थे, आयताकार, दोनों तरीके के मिले थे। प्लस यहाँ पे क्या है, जानवर का हड्डी भी मिला था। जानवर की हड्डी की बात करें तो और उसके साथ ही हमें मिला था वहाँ पे इंसान था जो बकरी के साथ जो है दफन था, ये भी हमको यहीं से मिला था और ये पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए अब है कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है। तो पहला है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कहने से हुई है। तो ऐसा नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा मतलब पुरुष के मुंह से हुई है। ठीक है, यानी ब्रह्मा के मुंह से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से या पुरुष की भुजाओं से हुई है। वैश्यों की उत्पत्ति बात की जाए तो पुरुष की जांघों से हुई है। और इनको शूद्र के बारे में क्या कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति जो है पैरों से हुई है।
तो ये ऐसा तो मतलब इसमें ये चीज़ है, तो इसमें गलत हो गया आपका। ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से नहीं हुई है बल्कि मुख से हुई है, ऐसा कहा गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे आपका कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था। तो उसने सामाजिक कार्यों के लिए जो है धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। समाहर्ता की बात करें तो समाहर्ता जो आपका हो गया उस समय में राजस्व से संबंधित अधिकारी होता था। अब नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। तो ये चोल वंश से रिलेटेड था, है ना, और ये शक्ति एवं अधिकार का अवतार का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, और चोल वंश में जब भी सत्ता को क्या ट्रांसफर करना होता था तो इसको सेंगोल के माध्यम से ही किया जाता, तो आंसर चोल वंश हो गया। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था। तो ये सिर्फ हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो के द्वारा विलय किया गया था। नेक्स्ट है स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुई थी। तो स्वाली का युद्ध जो है अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य में हुई थी। 1612 ईस्वी में स्वाली का आपका युद्ध होता है। ठीक है, और ये एक कैसा युद्ध था, तो नौसैनिक युद्ध था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। तो इसमें से अगर देखा जाए तो हंटर आयोग का सिर्फ गठन हुआ था, तो 15 का हो जाएगा बी। ठीक है, 15 का बी हंटर आयोग का गठन हुआ था। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और कहा जाता है कि 1600 लोग मारे गए थे करीब। ठीक है, और जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और ये एक ब्रिटिश नरसंहार था। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका गोदावरी जो है गलत है, क्योंकि गोदावरी की अगर हम बात करें कि गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन है, तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा, ये सब आपका गोदावरी की सहायक नदी है। वहीं अगर हम बात करें मूसी किसकी सहायक नदी है, तो मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटी प्रभा, मालप्रभा, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदी है। वहीं महानदी की बात करें तो आपका बैतरनी हो गया, ब्राह्मणी हो गया, मांद हो गया, तेल हो गया, जोंक हो गया, ये सब आपका जो है महानदी का हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो ऋतु परिवर्तन जो है घूर्णन का प्रभाव नहीं है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन क्यों, मतलब क्या रीज़न है, तो जैसे पवनों का विक्षेपण क्या है कि पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पे किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब घूमती है ना, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो इससे पृथ्वी का क्या करते हैं घूर्णन, या यानी पृथ्वी का अर्थ का रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, रोटेशन की वजह से दिन और रात होती है, पवनों का विक्षेपण होता है और कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिसिस बल के हमेशा क्वेश्चन आता है, तो कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति जो आपका ये पृथ्वी का घूर्णन अपने अक्ष पे घूमती है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होगी, पवनों का विक्षेपण होगा, दिन रात का होगा, ये सब आपका जो है पृथ्वी को अपने अक्ष की वजह से होता है। वहीं ऋतु परिवर्तन की बात करते हैं तो ऋतु परिवर्तन जो होता है वो सूर्य का जब चक्कर लगाती है उसकी वजह से होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परिभ्रमण यानी रिवोल्यूशन। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खमसी निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो ये मिस्र की है। ठीक है, खमसीन आपका जो हो गया वो मिस्र की पवन है। वहीं अगर बात करें अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना में आपका फेमस स्थानीय पवन है वहाँ का जोंडा। ठीक है, अमेरिका में पता ही है चिनूक। न्यूजीलैंड में जो है नॉर्वेस्टर्स, ये है वहाँ की। चलिए अब हम ये नॉर्वेस्टर्स है, और जो यहाँ बंगाल में जब बारिश होती है अप्रैल के मंथ में, तो उसको नॉर्वेस्टर कहते हैं, और ये है नॉर्वेस्टर्स। ये कन्फ्यूजन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 19 का है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव का प्रतिशतता अधिक है। सबसे ज़्यादा परसेंट कौन सा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कहा जा रहा है तो शीतोष्ण शंकुधारी वन जो है दुनिया में सबसे अधिक ये वन जो है फैला हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो उच्च अक्षांशों पे जो है ये पाया जाता है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला है आपका कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच जो है कश्मीर घाटी आपका स्थित है। ठीक है, कश्मीर घाटी अगर जम्मू कश्मीर में पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में ही कश्मीर घाटी, उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है।
ठीक है। अब हम देखते हैं 21 है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में बैठा। ठीक है, तो सीप किला आपका हो गया हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में हो गया, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, मोइन लिफू लेक जो है आपका उत्तराखंड में है। तो सबसे पहले हो जाएगा हिमाचल प्रदेश यानी सीप किला, ठीक है। उसके बाद फिर आपका उत्तराखंड तो लिपू लेक, उसके बाद आपका सिक्किम तो नाथुला, और सबसे लास्ट में बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। तो अंडमान को निकोबार से जो है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे। तो ये सिर्फ ओनली वन है, थारू जनजाति जो है ऋतु प्रवास किया करते थे। अब हम देखेंगे अगला है कि आम्रवर्षा किससे संबंधित है। ठीक है, तो आम्रवर्षा जो है आम की फसल से संबंधित है। रीजन इसका क्या है, आम्रवर्षा तो मैंगो शावर कहते हैं हम। ठीक है, मैंगो शावर कर्नाटक और केरल में जो मानसून से पहले वर्षा की फुहार आती है उसको आम्रवर्षा कहते हैं। तो ये आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में है ना, बंगाल की खाड़ी में जो उस समय तूफान आता है उसके बाद अप्रैल महीना में होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, आम का जो बौर पेड़ है वो टूटकर नहीं गिरता है, जो आम की जो बेरियां होती हैं उनकी बात हो रही है। तो आम की फसल के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैंगो शावर। तो ये बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार और बंगाल में नहीं बल्कि ये केरल और कर्नाटक में होता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो है आपका आम की फसल सही होगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ लिखा रहता है डी नंबर में कि कर्नाटक और केरल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, तो डी सही होता। तो ऑप्शन के हिसाब से आम की फसल हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो दालें उगाई जाती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो वो उर्वरता को बढ़ाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका उड़द दाल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। तो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल अंतिम जो फाइनल होता है वस्तु की बिक्री, ठीक है, अंतिम वस्तु की बिक्री जो होता है उसी को जीडीपी में शामिल करते हैं। हस्तांतरण भुगतान ये इसका पार्ट नहीं है। प्रयोग किए गए वस्तु की बिक्री होगी तो ये भी इसका पार्ट नहीं होगा, है ना। एक्सचेंज वाला हो या सर्विस हो तो ये भी इसका पार्ट जीडीपी के अंदर नहीं आएगा। लेकिन फाइनल जो अंतिम वस्तु की बिक्री होती है वो इसका पार्ट हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, और ये नियम जो है किससे संबंधित है ना। इंग्लिश में बोले तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, यानी जो पूर्ति है, जो सप्लाई है, वो अपना डिमांड को खुद उत्पन्न करती है। ठीक है, खुद प्रोड्यूस करती है। तो ये किसने कहा था, खुद क्रिएट करती है। तो ये आपका कहा है JB से, उनका जो मार्केट रूल है उससे रिलेटेड है, JB से, है ना। और ये किस पे लागू होती है, तो एक तो आपका देखिए वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय, दोनों पे ये लागू नियम होती है। ठीक है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। इन दोनों पे जो है JBC का बाजार नियम लागू होता है। ठीक है, चाहे मतलब वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु का जो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उसको कहा गया वस्तु विनिमय। ठीक है, हम आपको दे दिए, आप मुझे दे दिए, इस तरीके से। और मुद्रा विनिमय यानी मुद्रा का जो एक्सचेंज करते हैं, डॉलर को रुपया में, रुपया को डॉलर में, तो ये सब पे भी ये लागू होती है JBC का पूर्ति स्वयं अपनी मांग की उत्पन्न करती है। नियम आपका JBC का बाजार नियम है, और ये दोनों पे लागू होता है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि खुसरो समिति का संबंध किससे है। तो खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है। ठीक है, वहीं मल्होत्रा समिति की बात की जाए, हमेशा क्वेश्चन में रहता है, तो ये आपका बीमा सुधार से है। भंडारी समिति की बात की जाए तो ग्रामीण बैंक की संरचना का भंडारी समिति से। महाजन चीनी उद्योग की बात की जाए तो वो आपका महाजन, ठीक है, महाजन। अब वस्त्र नीति तो सत्यम, ठीक है, तो सत्यम हो गया वस्त्र नीति। अब वहीं बैंक सेवा सुधार से बात की जाए तो गाय पौरिया। मल्होत्रा जो है बीमा है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, बैंक सेवा से आपका गाय पौरिया समिति है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है। तो बैंक नीति दर है, नैतिक प्रभाव की नीति है, खुले बाजार की प्रक्रिया है, ये चारों चीज़ें। ठीक है, उसमें बैंक नीति दर की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि बैंक का जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, वो बढ़ा दिया जाता है। अगर बढ़ा दिया जाता है तो लोग कम पैसे क्या बोलता है, लोग कम लोन लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कम लोन लेंगे तो मार्केट में कम पैसा फ्लो होगा,
तो इस तरीके से जो है भारतीय रिजर्व साख नियंत्रण मतलब क्रेडिट वाला है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। नैतिक प्रभाव नीति पॉलिसी हमारी कुछ उस समय जारी की जाती, खुले बाजार के ओपन मार्केट भी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लक्कड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1993 में लक्कड़वाला ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। योजना आयोग जो है गरीबी को मापने के लिए 1989 में क्या हुआ था कि डीटी लक्कड़वाला की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। 1989 में लक्कड़वाला कमेटी को जो है गठित की गई थी, लेकिन क्या है कि रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, कब पब्लिश की थी रिपोर्ट? तो 1993 में, ठीक है, 4 साल के बाद। चलिए नेक्स्ट है कि अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो जो है रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, परमा आदेश हो, ठीक है, ये सब जो है आपका रिट क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। ना प्रारंभिक, ना अपीलीय, ना प्रशासकीय, इसमें रिट क्षेत्राधिकार हो जाएगा। चलिए तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सही है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है जब निर्णायक मत देने का होता है तो वो अधिकार प्राप्त है, वो मतदान देगा, निर्णायक मत। लेकिन ऐसे वोटिंग, जनरल वोटिंग जो है वो उसमें नहीं करेगा। जब निर्णायक हो जाएगा कि भाई दोनों के इक्वल हो गए, अब एक वोट चाहिए कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, तब वो देता है। तो और तीसरी है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। और इसकी उम्र बनने के लिए जो है 35 वर्ष होना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट है कि राज्य के डीपीएसपी यानी नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका हो जाएगा 39 का बी, है ना, यानी ख, 39 का ख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि डीपीएसपी में अगर बात करें 39 ख का, तो उसमें क्या है, उसमें बोला गया है कि भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा उचित तरीके से हो, ठीक है। इसमें क्या है कि भौतिक संसाधन और स्वामित्व की बात की गई है, ठीक है, उसका नियंत्रण और बंटवारा जो है उचित हो, ये आपका 39 ख में है। अब वहीं अगर 39 ग की बात करें तो उसमें आपका क्या बोला गया है कि धन और उत्पादन के साधनों के जनसाधारण के विरुद्ध संकेंद्रण ना हो, ठीक है। यानी कि उसमें बोला गया है कि उत्पादन की बात की गई, धन और उत्पादन की बात की गई, धन का समान वितरण कह देगा तो 39 बी या फिर 39 ख। और अगर कह देगा कि उत्पादन से रिलेटेड तो उत्पादन यानी कि कह रहा है कि धन और उत्पादन साधनों का यानी कि कालाबाजारी हो जाए, जमाखोरी, ये सब जो है किसमें नहीं कर सकते हैं? तो 39 ग के अंतर्गत जो है आप नहीं कर सकते हैं। और 39 घ तो ये है समान कार्य के लिए समान वेतन, तो आंसर हो गया 39, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? तो हमने जो है अपना लक्ष्मीकांत का ओवरव्यू किया था, उसमें भी हमने देखा था 5 तरीके से, ठीक है। कौन कौन सा? जन्म से, वंश परंपरा से, देशीयकरण से, पंजीकरण से और भूमि विस्तार द्वारा, ठीक है। अब हम 35 देखते हैं। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है, कनाडा से ये लिया गया। कनाडा से और क्या क्या लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया वहीं से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन होता है, ठीक है, यानी जुरिडिक्शन जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, तो ये भी आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन यहीं से ली गई है, कनाडा से। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? दैट मीन्स क्रिमिनल, ठीक है, लेबर यूनियन और क्रिमिनल, ये किसका सब्जेक्ट है? तो ये आपका समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये आर्टिकल 88 के तहत जो है महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है ना। ये किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सदन की कार्यवाही में आर्टिकल 88 में दिया हुआ है कि
कोई भी सदन का वो सदस्य नहीं भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है भाग ले सकता है। और महान्यायवादी कौन सा आर्टिकल है, तो 76, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल का है कि आर्टिकल 88 के तहत जो है वो किसी भी सदन का मतलब पार्ट ना होते हुए भी वो भाग ले सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 38 कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का कोई शपथ नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा का जो वो शपथ कब लेता है, तो लोकसभा सदस्य के रूप में वो शपथ लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन बनता है, तो उसी जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं में से जो वरिष्ठ होता है उन्हीं को बना दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष। अब चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट है कि वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अब जो है 3 है। ठीक है, एक चेयरपर्सन हो गए और 2 जो आपका हो गए ये क्या बोलता है उप मतलब अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष हो गया और 2 जो हो गया उपाध्यक्ष हो गया। ठीक है, अब जैसे 1993 से पहले की बात की जाए तो उस समय में क्या होता था कि उस समय 1 होते थे, लेकिन 1993 के बाद से जो है 3 होने लगे, अभी तक भी 3 ही चल रहे हैं। अब 40 में देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को कौन सी वरीयता क्रम गलत है। ठीक है, तो गलत की अगर हम बात करें तो आपका देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों का राज्यपाल सही है, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राजदूत सही है। तो ये सब सही है। अगर इसके वरीयता क्रम पे जाएं तो पहले तो आपका राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री जी आते हैं, फिर राज्यों के राज्यपाल, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल आते हैं। ये 4 के बाद जो है आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पे आपका मुख्य न्यायाधीश आते हैं, मुख्य न्यायाधीश आपके आते हैं। उसके बाद फिर आपका जो है कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो येलो बुक जो है आपका फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है। ठीक है, 1 मिनट, इनमें से कोई नहीं हो गया। अब हम देखेंगे येलो बुक जो है किसका दस्तावेज है, तो वो फ्रांस का। ठीक है, अगर वहीं बात कर ली जाए कि ग्रीन बुक किसका है, तो ग्रीन बुक आपका इटली और ईरान, ये दोनों का ग्रीन बुक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ग्रीन बुक जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपका किसका, इटली और ईरान का। ऑरेंज बुक कहाँ का है, तो नीदरलैंड का है ऑरेंज बुक आपका, नीदरलैंड। वहीं ग्रे बुक की बात की जाए तो बेल्जियम और जापान, बेल्जियम और जापान में ग्रे बुक चलता है, ऑरेंज बुक आपका नीदरलैंड और ग्रीन बुक इटली और ईरान। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो 50। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, और 26 जून को जो है 26 जून को स्थापना से संबंधित अधिकार पत्र पर 50 देशों के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, यानी 26 जून 1945 को जो है आपका इससे स्थापना से संबंधित जो अधिकार पत्र था उसमें 50 देश के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किया था। बाद में कौन जुड़ा, तो पोलैंड जुड़ के 51वां देश बन गया बाद में। ठीक है, पहले जो है 50 लोग ही थे। ठीक है, 50 लोग थे, अभी मेंबर 51 है, लेकिन उस समय साइन हुआ था सिर्फ 50 लोगों का। तो चलिए आंसर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय वायुसेना का नई दिल्ली है, और अगर पूर्वी कमांड की बात की जाए तो आपका शिलोंग है। नेक्स्ट है, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो वो कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं राधा रेड्डी। ठीक है, अगर कुचिपुड़ी से बात करें तो कुछ लोग और हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ये सब जो आपका कुचिपुड़ी से हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मैन बुकर अवार्ड जो है दिया गया था। ठीक है, तो मैन बुकर पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करूं तो 1969 में की गई थी, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और अरुंधति को जो है 1997 में दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, और इसमें बात करें तो आपका जंगली सुअर, भालू, तेंदुआ, ये सब के लिए जो है ये फेमस है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था,
तो ये जो है रेड डाटा बुक ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देता है जो विलुप्त, अब जो है कम्प्लीटली वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। इसका पहला प्रकाशन की बात करें तो 1964 में किया गया था। अब नेक्स्ट है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में परिवर्तन जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब होता है, ठीक है। जैव विविधता में क्या है कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो इस तरीके से कह रहा है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता क्या है कि पृथ्वी पे समान रूप से बिल्कुल भी वितरित डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। जैव विविधता कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा कम है, कहीं बहुत ज़्यादा अधिक है, तो इस तरीके से समान रूप से वो जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता अगर बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी गर्म होती है, बहुत अधिक वर्षा होता है, ठीक है। और जो पेड़ हैं, जो प्राणियों के विकास के लिए और जो ग्रोथ के लिए जो है बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की जलवायु गर्म रहेगी, वर्षा भी अधिक होगा, तो इसलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, ठीक है। तो CO2 के कारण ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वो गैस है जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली मेन ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सबसे ज़्यादा जलवाष्प है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में चूंकि जलवाष्प नहीं था तो इसलिए दूसरे नंबर वाला CO2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। उसके बाद आपका मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सिमलीपाल उड़ीसा सही है, नौकरेक मेघालय सही है, अगस्तमलाई केरल सही है, कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब हम देखते हैं आगे आपका कि हृदय मांसपेशी यानी हार्ट मसल को क्या कहा जाता है? तो मायोकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। हार्ट मसल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि ये जो हृदय का जो क्या होता है, मसल का जो सबसे पहला लेयर जो होता है उसको मायोकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो हार्ट मसल का जो लेयर होता है पहला, उसको कहते हैं मायोकार्डियम। और ये किससे बनी रहती है? ये जो आपका लेयर होता है, तो लेयर आपका बना हुआ था है कार्डियोमायोसाइट से बना होता है। मायोकार्डियम क्या होता है? मायोकार्डियम आपका जो हृदय का जो 4 चैम्बर होते हैं ना, 2 वेंट्रिकल 2 आर्टिकल, तो ये जो 4 चैम्बर होते हैं, तो इसमें चारों कक्ष में जो है वो एक वॉल की तरह होता है, ठीक है। तो वो हो गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन PNF तकनीक किससे संबंधित है? तो ये शरीर के लचीलापन से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये शरीर का लचीलापन को बढ़ाने के लिए जो है PNF टेक्निक यूज की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? ठीक है, तो आपका विटामिन बी और विटामिन सी जो है घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, जबकि ADEK ये आपका वसा जो है घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो वसा में घुलनशील आपका हो गया ADEK। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो 2 तरीके के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक पानी में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील आपका B और C होता है। B का सब कुछ होता है, B1 B2 B3 जितना भी है, B12 तक सब आएगा, और इधर C हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? ठीक है, किस आधार पे जो है मानव शरीर की हड्डियां जो है अस्थियां उसको क्लासिफाई किया जाता है? तो उसको जो है परिमाण एवं आकार के आधार पे जो है इसको क्लासिफाई किया जाता है। अगर वयस्क मानव शरीर में कहा जाए तो 206 हड्डियां होती है। वहीं अगर छोटे शिशुओं की बात की जाए तो उसमें 275 से 300 तक हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो ये आपका एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो आपका शरीर के संरक्षण का है ना, शरीर को जो है प्रोटेक्शन का काम यानी करते हैं। तो अगर एपिथेलियम ऊतक के बारे में जाने तो जैसे देखिए, जंतु का शरीर को ढकना या बाहर का रक्षा प्रदान करना, ये एपिथेलियम ऊतक का काम है,
ठीक है। एपिथेलियम उत्तक किसको कहते हैं कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को एपिथेलियम उत्तक कहते हैं, ठीक है। और उत्तक जो होता है ये शरीर के अंदर बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढके रहता है। त्वचा, मुंह हो गया, आहार नली हो गई, रक्त वाहिनी हो गई, ठीक है, किडनी हो गए आदि जितने भी ये सब एपिथेलियम उत्तक से बने होते हैं, ठीक है। स्किन हो जाए, ठीक है, स्किन की बात करें, या फिर आपका जो हो गया ये एलिमेंट्री कनाल हो गया, ब्लड हो गया, वेजल हो गया, रेनल हो गया, रेनल ट्यूब यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं ब्रिकिया नली, ये सब आपका एपिथेलियम उत्तक से बना हुआ रहता है। अब संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं कि शरीर का जितना भी टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, सब टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है, आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, टिश्यू को ऑर्गन से या उत्तक को अंग से जोड़ने का काम आपका संयोजी उत्तक करता है ना। और अंग तथा शरीर को आकार प्रदान करना हो, उसे बनाए रखने का काम किसका है, ठीक है, ये भी काम है आपका संयोजी उत्तक, यानी कनेक्टिव टिश्यू का काम हो गया दो। एक तो हो गया कि जो ऑर्गन होता है, जो टिश्यू होता है, ये दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कि बॉडी को कैसा शेप देना है, ठीक है, और उस शेप को बनाए रखना, ये सारा काम जो है इसका कनेक्टिव टिश्यू का काम है, यानी संयोजी उत्तक का। अगर पेशी उत्तक की बात की जाए, ठीक है, यानी मसल टिश्यू का, मसल टिश्यू क्या करता है, पहली बात तो मसल टिश्यू जो है काफ़ी लंबा सेल से बना हुआ रहता है और ये हमारे बॉडी को जो है मूवमेंट देता है, ठीक है, यानी हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो वो है ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन की वजह से क्या होता है कि पौधा लोग जो है उधर सूर्य के प्रकाश की तरफ वो लोग झुक जाते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो 1880 में ई डार्विन ने की थी। और पौधे की ये क्या करता है, पौधे के ग्रोथ को, है ना, पौधे का वृद्धि को जो है नियंत्रित करने वाला ये हार्मोन है। और जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन हार्मोन आपका बौने पौधे को लंबा कर देता है, ये जिब्रेलिन हो गया। क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक्स कोशिका के संबंध में कौन कथन सत्य है, तो पहला कि इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो जी नहीं, कोशिका जो इसकी भित्ति होती है वो आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, तो इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट है कि इसमें केंद्रक तथा केंद्रिका अनुपस्थित नहीं होते हैं, तो जी नहीं, इसमें केंद्रक और केंद्रिका जो है अनुपस्थित जो है नहीं होते हैं, तो ये सही है, केंद्रक और केंद्रिका जो है अनुपस्थित नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें जो अनुपस्थित होता है, ओके, केंद्रक तथा केंद्रिका जो है दोनों एब्सेंट होते हैं। डी में क्या है कि इसमें कोशिका विभाजन विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है, तो ये सही है कि इसमें जो सेल डिवीजन है वो आपका विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, या फिर मायोसिस मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, असूत्री, ठीक है, असूत्री विभाजन के द्वारा होता है, तो इसलिए डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टेरिडोफाइटा पौधे का उदाहरण है, तो टेरिडोफाइटा जो है आपका किस पौधे का उदाहरण है, तो मार्सिलिया एवं फॉन, यानी बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। टेरिडोफाइटा के अंदर पौधे शरीर है ना, पौधे का शरीर, जड़, तना, पत्ती सब में विभाजित होता है, ठीक है, और इसमें जल और खनिज के संवहन के लिए, ठीक है, संवहन उत्तक पाया जाता है, ठीक है, संवहन उत्तक जो है इसमें वैस्कुलर टिश्यू इसमें पाया जाता है। और इसको फर्न और मार्सेलिया इसी वर्ग के प्रमुख पौधे हैं, मार्सेलिया और फर्न जो है टेरिडोफाइटा। वहीं ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो ब्रायोफाइटा में क्या है कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू जो है नहीं होते, संवहन उत्तक नहीं होते हैं, और ये पौधे को जो है स्थलीय होने के साथ छायादार एवं नम स्थानों पे उगते हैं, ये ब्रायोफाइटा हैं। और ब्रायोफाइटा का वनस्पति जगत का एम्फीबिया या फिर उभयचर कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत क्या है, तो लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत जो है पैनक्रियाज है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर पैनक्रियाज की बात करें तो ये सबसे बड़ी बात है कि मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहला तो लीवर हो गई, और ये क्या करती है, ये जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, ठीक है, यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दोनों हैं। और इसमें निकलने वाली जो पैनक्रियाज जूस है, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पुण्य राचक
पूर्ण पाचक रस कहा जाता है ना, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसको कहते हैं। किसको? पैनक्रियाटिक जूस को जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके के एंजाइम होते हैं। कौन सा? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, ये तीनों पाए जाते हैं और ये फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये चलिए, तो आंसर हमारा हो गया नन ऑफ दिस, यानी इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सहजीविता यानी म्यूचुअलिज्म। अब हम देखते हैं कि इसको किसको क्या कहा जाता है। परजीविता की बात करें तो परजीविता में क्या होगा कि एक को लाभ होगा, दूसरे को हानि होगा। उदाहरण के लिए अमरबेल का पौधा को ले लीजिए, वो जिस पेड़ पे चल रहता है वो पेड़ को सुखा देता है, क्योंकि उसका मिनरल्स वगैरह सब जो है अमरबेल पौधा ले लेता है और अमरबेल जो है वो मतलब बढ़ता जाता है। ठीक है। दूसरी बात सहजीविता। सहजीविता में क्या होता है कि सहजीविता में दोनों को लाभ होता है। जैसे कि लाइकेन आपका किससे बनता है? तो शैवाल और कवक से बनता है। ठीक है। शैवाल क्या करता है? शैवाल जो है कवक को खाना देता है और कवक उसके बदले क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षा देता है। ठीक है। अगर हम बात करें सहभोजिता, ठीक है, कमेंसैलिटी, ठीक है, कमेंसैलिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि एक को तो लाभ होगा लेकिन दूसरा को ना लाभ होगा ना हानि होगा। कैसे? अगर बात करें उसमें रोमेरा फिश, ठीक है, रोमेरा फिश का एग्जांपल लेते हैं तो रोमेरा फिश को हिंदी में कहते हैं चूसक मछली। तो वो क्या करती है? वो उसके शता पे सटे रहती है। ठीक है, शार्क का जो है शता पे सटे रहती है, तो उससे जो क्या होता है, उससे शार्क को हानि भी नहीं होता है ना लाभ होता है, और रोमेरा फिश को लाभ होता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा एक अलौह तत्व जो है खनिज है। ठीक है, अलौह तत्व यानी कि उसमें लोहा नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट। ठीक है, तो जिसमें लोहा की मात्रा होती है उसको लौह तत्व कहेंगे, लौह धात्विक खनिज कहेंगे। ठीक है, तो लौह धात्विक खनिज का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कौन कौन सा आता है? तो आपका मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, क्रोमियम, यानी लौह खनिज कौन सा हो गया कि जिसमें जंग लग सकता है। ठीक है, और अलौह किसमें हो गया, यानी नॉन फेरस की बात करें तो नॉन फेरस की बात करें तो उसमें जंग नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात है, वो हो गया अलौह, यानी उसमें लोहा नहीं है, जिसमें लोहा रहेगा उसमें जंग लगेगा। अलौह में अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ठीक है, मेटालिक जो धात्विक खनिज है उस पे तो कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, ये सब पे जो है जंग नहीं लगता है, तो ये अलौह के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें लोहा नहीं होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो आपका है यूरेनियम है, ठीक है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। ये सब जो आपका नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। ठीक है, ये परमाणु ईंधन ये हो गया। इंडिया में कितना है? तो 2% है। ठीक है, जो नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे 2% है। नेक्स्ट है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में जो द्विबंध द्वारा, ठीक है, जुड़े रहते वो क्या कहता है? तो एल्कीन कहलाता है। तो एल्कीन जो है आपका ये हो गया। अगर हम बात करें कि एक बंध द्वारा जो जुड़ा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है एल्केन। एक बंध द्वारा जो जुड़ा रहेगा यानी सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ रहेगा वो कहलाएगा एल्केन, और डबल बॉन्ड यानी द्विबंध से जो जुड़ा रहेगा वो कहलाएगा आपका एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, त्रिबंध से, तो वो आपका कहलाएगा एल्काइन। ये हो गया सिंगल बॉन्ड से, तो ये आपका ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो सिंगल बॉन्ड आपका एल्केन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम वही बात करें ये डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड से आपका हो गया तो ये एल्कीन कहलाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपका एल्काइन कहलाएगा। तो इस तरीके से बनता है। तो आंसर ऑप्शन के हिसाब से ये एल्कीन हुआ। नेक्स्ट है कि सोना को घोला जा सकता है। तो सोना को जो घोला जा सकता है वो HCl और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, यानी HNO3 में। तो इसको जो है इसी को कहते हैं एक्वारेजिया। ठीक है, और इसका कितना ही रहना चाहिए, संयोजन इसका कितना होता है? तो ये कितने संयोजन से बनता है? तो ये 3:1, यानी HCl जो 3 रहेगा, नाइट्रिक एसिड 1, ठीक है, 3:1 के संयोजन से ये बनता है। ठीक है, ये क्या करता है? सोना को पिघलाने का काम करता है, और इसको कहते हैं रॉयल वाटर। ठीक है, रॉयल वाटर के नाम से भी एक्वारेजिया आपका जाना जाता है।
अब हम देखते हैं कि पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है पी से, यानी पिताजी, यानी पी से पीतल, त से तांबा, ज से जस्ता। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें पीतल के निर्माण में अगर बात किया जाए तो कॉपर आपका 70% होता है, वहीं जस्ता की बात की जाए तो वो 30% होगा, है ना। इसका यूज़ हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक जेट्टा किसके बराबर होता है। तो एक जेट्टा जो आपका है 10⁻21 के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 10⁻24 तो इसको कहते हैं एक योक्टो, एक योक्टो कहते हैं। 10⁻21 तो इसको कहते हैं जिप्टो, ठीक है। यानी 10⁻21 रहेगा तो वो जेट्टा हो गया, 10⁻20 माइनस में रहेगा तो वो जिप्टो हो गया, ठीक है। वहीं 10⁻24 रहेगा तो योक्टो हो गया, और अगर 10⁻24 रहेगा तो योटा हो गया, ठीक है। यानी निगेटिव वाला जो है वो हो जाएगा जिप्टो, ये ऑक्टो, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा और भी थोड़ा कुछ जानते हैं, जैसे कि पिको हो गया तो 10⁻12 ये 1 पिको हो गया। 1 फेम्टो में बात करें तो 3 और ही कर लीजिए, 10⁻15। फिर एक एटो, ठीक है, 10⁻18 को कहते हैं एक एटो। फिर 10⁻21 को हमने देखा कि जिप्टो कहते हैं, 10⁻24 को हमने योक्टो देखा, ठीक है। अब इधर देखते हैं प्लस वाले में, तो यानी 1 टेरा, 10⁻12 को कहते हैं 1 टेरा, 10⁻15 को कहते हैं 1 पेटा, और 10⁻18 को कहते हैं एक्सा, 10⁻21 को कहते हैं जेट्टा, और 10⁻24 को कहते हैं योटा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है तो ये क्या होती है। तो सारा चीज़ हम देखेंगे। तूफान या चक्रवात अगर आना है तो क्या होगा। तो तूफान या चक्रवात होने के समय जो है आपका अचानक से गिर जाएगी, ठीक है। बैरोमीटर को जो है अचानक से गिर जाएगी तो मतलब कि आंधी या तूफान आने की संभावना है। अगर धीरे धीरे गिरेगी तो मतलब बारिश होने की संभावना है। अगर धीरे धीरे उठ रही है तो यानी दिन साफ होने की संभावना है। अगर अत्यधिक ये है ना, यानी बहुत अचानक से जो है वो उड़ जाती है तो यानी कि बहुत अधिक शुष्क मौसम होगा। तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम। अब देखते हैं नेक्स्ट। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो वो है निकट दृष्टि दोष की बात हो जाए तो अवतल, और दूर दृष्टि दोष की बात हो जाए तो उत्तल। और इसको जो है क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में जो है आपको व्यक्ति को जो है निकट का, दूर की वस्तु जो है बहुत क्लियर दिखेगी लेकिन निकट कहीं नहीं दिखेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंद्रधनुष के कारण, इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो वो परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के कारण होता है। इंद्रधनुष आपको 3 होता है उसमें रीजन, ठीक है। ये परावर्तन हो या अपवर्तन रहे, ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों हो सकता है। तीनों ऑप्शन में रहेगा तो तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इंद्रधनुष तो आपका 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरे को कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। अब प्राइमरी की मतलब प्राथमिक की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरण का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, ठीक है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, ठीक है। यानी कि 2 बार जब प्राथमिक इंद्रधनुष होगा तो 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार परावर्तन होगा, तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाएगा। और इसमें लाल रंग जो है बाहर की ओर रहेगा और बैगनी अंदर की ओर रहेगा। अगर द्वितीय की बात करें, सेकेंडरी की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जब वर्षा की बूंद पर आपतित होने वाली सूर्य किरण का 2 बार अपवर्तन होगा, ठीक है। 2 बार अपवर्तन, इसमें भी अपवर्तन दोनों में सेम ही है, और 2 बार परावर्तन होगा। द्वितीयक हो जाएगा यानी 2 बार परावर्तन होगा, है ना। अपवर्तन दोनों में 2 बार हो रहा है लेकिन परावर्तन में चेंजेस है। प्राथमिक है यानी 1 बार परावर्तन हो रहा, द्वितीय है तो 2 बार परावर्तन हो रहा। तो द्वितीयक इंद्रधनुष इस तरीके से निर्माण होता है, ठीक है। TIR भी आ जाएगा तो वो भी सही हो जाएगा, यानी कि TIR को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि गति विषय का नियम न्यूटन सही है।
प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, तो ये गलत है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है स्नेल का है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्नेल ने दिया था। वहीं प्रकाश का व्यतिकरण की बात करें तो थॉमस यंग, ये सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत की बात करें तो हाइगेंस, ये सही है। तो उस हिसाब से आइंस्टीन वाला जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? उसे जो है सप्तर्षि नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि सप्तर्षि में जो है क्या क्या प्राथमिकताएं दी गई है। तो क्या क्या है? पहला है आपका समावेशी विकास, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा है आपका कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बहुत अच्छी। तीसरी आपकी हो गई अवसंरचना एवं निवेश। चौथा आपका हो गया सक्षमता को सामने लाना, ठीक है, यानी कि अनलीजिंग। ओके, नेक्स्ट है कि हरित विकास, फिर है युवा शक्ति और फिर है वित्तीय क्षेत्र, है ना। समावेशी विकास बहुत जरूरी है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, फिर है अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता की सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। इस तरीके से सप्तर्षि हुआ 2023-24 में जो है केंद्रीय बजट का जो है इसमें सप्तर्षि को अमृतकाल के दौरान मार्गदर्शन करने के लिए सप्तऋषि। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं 72 में आपका है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटा का अनुमान राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.9%, ठीक है। अगर घाटा का अनुमान की बात करें तो आपका जो है कितना, तो 1786816 इतना करोड़ रुपए, यानी कि 17,86,816 करोड़ रुपए लगाया गया है और वो जीडीपी का 5.9% है। 17,86,816 करोड़ रुपए जो है जीडीपी का 5.9% हो गया, वो अनुमान लगाया गया है। अगर राजस्व घाटा की बात कर ले तो जीडीपी का 2.9% जो है आपका राजस्व घाटा, और प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो जीडीपी का 1.7% है। प्राथमिक घाटा की बात करें तो जीडीपी का 2.3% है, ठीक है। राजस्व घाटा की बात करें तो 2.9% हो गया। फिर प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो ये आपका 1.7%, और अगर जो है प्राथमिक घाटा की बात करें तो 2.3% जीडीपी का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा, ठीक है। तो आयात आपका रहा है, हमने सब ज़्यादा चीज़ें मंगाई है, 551.7 बिलियन डॉलर, ठीक है, ये आयात रहा। निर्यात कितना रहा? निर्यात रहा है आपका 332.8 जो है 332.8 बिलियन डॉलर, ये निर्यात रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के पास जो कितना डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है तो वो है 562.7 बिलियन डॉलर। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा रहा है। सेकंड में आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। थर्ड में आपका व्यापार क्षेत्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और 2022 में जो मार्च में होने वाला राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थानीय समिति ने घोषित किया था, 2022 से ये मनाया जा रहा है, ठीक है, कि 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन दिवस मनाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जनरल सी बात है कि डॉल्फिन प्रजाति का जो है रक्षा करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे, ठीक है, ये सब उद्देश्य हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा यूएई द्वारा किया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं तूफान सबका कुछ नाम। मैंडूस आपका चेन्नई पे आया था, ठीक है, चेन्नई तट पे आया था और इसका नामकरण किया था यूएई। अब सितरंग जो है आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था सितरंग, और नामांकन किसने किया था? तो ये थाईलैंड ने किया था सितरंग। अब हम बात करें आसनी की, ठीक है, तो आसनी जो है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आया था और इसका नामांकन किया था श्रीलंका ने, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका उदयपुर में, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि पहला बैठक जो आपका उदयपुर में हुआ था। वहीं अगर पूछ दे कि श्रम एवं रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी,
तो ये जनवरी 2023 में जोधपुर में हुई थी, श्रम एवं रोजगार, ठीक है, यानी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसकी बैठक जो है आपका जनवरी 2023 जोधपुर में हुई थी, ठीक है, राजस्थान में जोधपुर। वही अगर कह दे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है, श्रम एवं रोजगार का हो गया हमारा जोधपुर, और स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर बात करें तो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ठीक है, वहाँ पे हुई थी, वो भी जनवरी में ही। तिरुवनंतपुरम आपका केरला हो गया। अब नेक्स्ट है, कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी कौन है, ठीक है, तो कोवोवैक्स के निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कोवोवैक्स निर्माता कंपनी के जो है निर्माण, सीरम वैक्स ऑफ इंस्टीट्यूट इंडिया, ठीक है। और भी हम वैक्सीन का देख लेते हैं। अगर कह दे तो कोवोवैक्स का हुआ, अगर इनकोवैक का कहे तो इनकोवैक की बात करें तो भारत बायोटेक, यानी इंडिया कोवैक हो गया, ठीक है, ऐसे याद रखना है, भारत बायोटेक। अगर कहे कोर्बेवैक्स, कोर्बेवैक्स आपका जो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, कोर्बेवैक्स जो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। कोविशील्ड कहे तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा ICMR, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि OneWeb India 2 उपग्रह का किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? तो ये LVM-3M3 इसके द्वारा जो है OneWeb India 2 का उपग्रह का जो है प्रक्षेपण वहाँ पे स्थापित किया गया। कितने हैं टोटल इस मिशन के तहत आपका जो है 36 सैटेलाइट को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया, 36 सैटेलाइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई? तो भारतीय सेना के द्वारा जो है ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र और LOC के आसपास जो लोग हैं उनकी मदद करना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा MP में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है, वन आवरण वाले क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात की जाए तो आपका MP पहला हो गया, दूसरा अरुणाचल प्रदेश हो गया और तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। और सबसे कम में बात की जाए तो सबसे कम में आपका हरियाणा, पंजाब एवं गोवा है, ठीक है। पहले हरियाणा सबसे कम है, सबसे कम हरियाणा में है, फिर कम है पंजाब में, फिर कम है गोवा में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है कि रंगनाथितु, ठीक है, रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है रंगनाथितु जो है आपका कर्नाटक में है, ठीक है। रंगनाथितु की बात की करें तो अगस्त 2022 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया, ठीक है। और अक्टूबर 2022 तक टोटल कितना हो गया है, आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये आपका 75 हो गया है। और 75वां रामसर स्थल कौन है? तो ये सलबुग आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, सलबुग आर्द्र भूमि आपका जम्मू कश्मीर का वेटलैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन बैंक खोलने का घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा जो है की गई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है कि अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? ठीक है, रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन। इसका जो MOU साइन किया है वो मैक्सिको के साथ भारत ने साइन किया है। नेक्स्ट है वर्तमान के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बैरी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि CEO कौन है, तो CEO है आपका BBR सुब्रमण्यम। और रेलवे बोर्ड का CEO और जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, चेयरपर्सन और CEO? तो वो आपका अनिल कुमार लोहाटी, ये रेलवे बोर्ड के CEO हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कि शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, सही है, ठीक है। 7 बार में कहाँ देखिए, बिहार के मधेपुरा से 4 बार, MP के जबलपुर से 2 बार, उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार, ठीक है। और 3 बार वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, 3 बार वो राज्यसभा के सदस्य रहे। और वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसके? तो जनता दल यूनाइटेड का, ठीक है, JDU का। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान जो है 4 है, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इसमें सूचकांक में पहला स्थान किसका रहा, तो अमेरिका का रहा। अंतिम किसका रहा, तो भूटान का रहा, और वो 145 नंबर का है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में किस राज्य से संबंधित गामोचा का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो जीआई टैग जो है आपको असम का गमछा है उसको दिया गया है। ठीक है, कुछ और जीआई टैग देख लेते हैं। तो जीआई टैग में आपका तंदूर लाल चने, ये तेलंगाना का है, इसको दिया गया है। अट्टापट्टी थुवारा लाल चना, ये भी लाल चना ही है। ठीक है, तंदूर लाल चना कह देगा तो तेलंगाना, अट्टापट्टी थुवारा लाल चना तो ये आपका केरला, मिथिला मखाना बिहार। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है। तो ये आपकी भारतीय महिला कितनी हो गई, 89 का आंसर आपका हो गया 6। ठीक है, 6 महिला को जो है उसमें शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि 6 महिला में कौन कौन है। पहला नंबर पे तो निर्मला सीतारमन है, उनको 36वां स्थान प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पे रोशनी नादर मल्होत्रा 53वां। तीसरे नंबर पे माधवी पुरी बुच, ये 54 नंबर की है। शोभा मंडल 67, किरण मजुमदार शो 72, फाल्गुनी नायर 89। इसमें अगर पहला स्थान किसने लिया है तो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन ने लिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण की बात की कर लें तो 9 लोगों को, अब पद्म श्री 91। ठीक है, पद्म श्री जो है 91, पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्म विभूषण 6 लोगों को। ठीक है, पद्म विभूषण में देखते हैं कि कौन कौन है। तो पद्म विभूषण उनको मिला है 3 लोग को मरणोपरांत, और बाकी जो 3 लोग हो गए उनको अभी मिला है, वो जिंदा है। तो चलिए, पहला है कि श्री बालकृष्ण दोषी, ये मरणोपरांत मिले हैं। फिर दूसरा श्री जाकिर हुसैन, तीसरा है श्री SM कृष्णा, चौथा है श्री दिलीप महालनोबिस, ये मरणोपरांत। उसके बाद श्री श्रीनिवास वर्धन, फिर श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि सोथियारा छिम ये कंबोडिया के रहने वाले हैं और मनोचिकित्सक हैं, इनको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, और ये एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। फिर अब दूसरा नंबर पे मिला है बर्नार्ड जे मैड्रिड। ठीक है, ये फिलीपींस के रहने वाले हैं और ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। फिर तदाशी हटोरी, ये जापान की है, ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। फिर चौथा है आपका गैरी वेनचेघिब, ये इंडोनेशिया की है और ये पर्यावरणविद है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है। तो ये MP से है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या कि जितना भी लाभार्थी है सबको आवास निर्माण के लिए 600 वर्ग फीट का जो है जमीन दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 93 नंबर हमारा है कि परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये CBSE के द्वारा जो है परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया। अब नेक्स्ट है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेघनाथ देसाई हैं जो पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के पुस्तक के लेखक। और कुछ पुस्तक है जिनको देखते हैं। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की पुस्तक है, विक्ट्री सिटी। उसके बाद है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये बिमल जलान की पुस्तक है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। फिर सज्जन सिंह यादव की पुस्तक है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कोपैक्स टू वैक्सीन मैत्री। ठीक है, सज्जन सिंह यादव की पुस्तक है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। अब हम देखते हैं 95 भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये आपका पुणे में किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैथ का है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 96 का 7 to 8 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर में क्वेश्चन कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार
को कुल वैध मतों का 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिले। तो जब इसका आंसर निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5814 यानी 5814 डी नंबर। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 219। नेक्स्ट है कि उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 30। नेक्स्ट है कि एक समबहुभुज का प्रत्येक कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। जब इसको निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9। तो थैंक यू सो मच गाइज, होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद।